ये शब्द है सिर्फ 6 अक्षर का, लेकिन इससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, क्योंकि ये तबाही का दूसरा नाम है। जहां गिर जाए वहां सर्वनाश तय है। रूस और यूक्रेन युद्ध में इसका जिक्र एक बार नहीं, कई बार आया है। एक बार फिर इसका जिक्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पुतिन की जुबान से परमाणु बम का नाम क्या निकला? परमाणु बम का वर्ल्ड अलर्ट सामने आ गया है। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, एक साथ कई मोर्चों पर न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले युद्ध का न्यूक्लियर पिक्चर हम आपके सामने उससे पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। दुनिया में एटम बम के 4 तहखाने एक साथ खुल गए हैं। सवाल है, सबसे पहले परमाणु कसम कौन तोड़ेगा? नया न्यूक्लियर बम कौन लाया है जिसका दुनिया भर में खौफ छाया है? जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको मिल जाएगा। चंद सेकंड में सर्वनाश। परमाणु बम के इस विध्वंसकारी फितरत से दुनिया के सभी देश डरते हैं। उसी प्रलयंकारी परमाणु बम को लेकर बहुत खतरनाक चेतावनी सामने आई है। इसमें परमाणु प्रेमी देश अमेरिका का नाम है, रूस का नाम भी है। इसमें चीन के साथ उत्तर कोरिया का भी नाम है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा न्यूक्लियर क्वाड उभर कर सामने आया है जो बात में परमाणु बम का नाम लेकर अपनी ताकत की नुमाइश करने में लगे हैं। यह ऐसा खतरनाक न्यूक्लियर क्वाड है जिसमें दोस्ती नहीं, दुश्मनी पलती है, वो भी एटम बम वाली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु बम को लेकर यूक्रेन समेत नेटो को डराते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट न्यूक्लियर हथियार की धमकी देकर पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग परमाणु प्लान को आगे बढ़ाकर ताइवान के साथ साथ जापान पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो वहीं रूस और चीन का पिछलग्गू उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन परमाणु परीक्षण की प्लानिंग कर अमेरिका को वार्निंग देते हैं। पिक्चर के ट्रेलर के तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने की चेतावनी बहुत ही बड़े खतरे का अलार्म है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चे पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट बन सकता है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से भी अधिक वक्त से जंग जारी है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवां न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इजरायल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन पांचों मोर्चों में से किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा, जिसकी एक छोटी सी झलक उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने दुनिया को दिखाई है। देखिए किम के देश में कैसे एक्शन हुआ। बटन दबा, आग लगी, धुआं उठा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगा, गगन भेदी शोर गूंजने लगा। आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से मिसाइल निकली। ये मिसाइल समंदर में जहां गिरी वहां बवंडर उड़ गया।
ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई। जोरदार धमाके के साथ समंदर खौल उठा। इस एक धमाके से किम जोंग उन ने सुपर पावर अमेरिका को सीधा चैलेंज दे दिया। किम की बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया से लॉन्च हुई और जापान सागर तक गई और पूर्वी समुद्री तट में गिरी, वो भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के दक्षिण कोरिया दौरे से ठीक पहले। कमला हैरिस के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने एक बड़ी मिसाइल लॉन्च करके अपने परमाणु वाले इरादे फिर से जाहिर कर दिए। Just a few days ago, the DPRK launched a ballistic missile as part of its illicit weapons program, which threatens regional stability and violates multiple UN Security Council resolutions. अमेरिका को चैलेंज देकर किम को खुशी मिलती है। किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रेम के लिए मशहूर हैं। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है और किम के इस सनक के पीछे परमाणु बम है। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया की एजेंसियों ने दावा किया है उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस वक्त को एक खास रणनीति के तहत चुना गया है। इस वक्त चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही है। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों का समय है। इससे पहले उत्तर कोरिया 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। परीक्षण को सुरंग में पूरा किया गया। 2006 से 2017 तक 6 परमाणु भूमिगत परीक्षण किए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद किम जोंग ने परमाणु परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी। लेकिन अंदर ही अंदर किम जोंग उन अपनी परमाणु भूख को मिटाने की कोशिश में लगा रहा। इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर किम के परमाणु बम वाले प्रपंच की पोल खोलती है। इसका जिक्र उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की खुफिया रिपोर्ट में भी किया गया है। ये तस्वीर 12 जून 2022 को ली गई है और इस तस्वीर में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर कोरिया पंगी टेस्ट साइट पर नया निर्माण किया जा रहा है और नई टनल नंबर 3 और टनल नंबर 4 बनाई जा रही है। टनल 3 के बनाने का काम करीब 4 महीने पहले शुरू हुआ था। टनल 4 का निर्माण कार्य 17 मई 2022 से शुरू हुआ था और इसके भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। अपना छठा परमाणु परीक्षण करने के बाद उत्तर कोरिया ने टनल 4 को तोड़ दिया था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अमेरिका अरसे पहले से दावा करता रहा है कि किम जोंग उन अगस्त के बाद अपना 7वां परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और अब किम के 7वीं न्यूक्लियर टेस्ट की डेट भी सामने आ गई है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की ये तारीख उस वक्त आई है जब यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका को लेकर नेटो तक अंदेशा जाहिर कर चुके हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु प्रहार कर सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन की परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें अमेरिका को बहुत बड़े परमाणु युद्ध का खतरा दिखता है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे ब्रिटेन को न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ती दिखती है, क्योंकि पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देश ऐसे ही हथियार देते रहे और युद्ध आगे बढ़ा तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. पुतिन को सुनकर लगा कि दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है, हम झांसा नहीं देते। पुतिन के पास न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं। पुतिन के पास पोसाइडन नाम की परमाणु पनडुब्बी भी है जो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में Tu-160 और Tu-95 जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। और तो और पुतिन के परमाणु जखीरे में 2S7 पियोन तोप भी है, जिससे परमाणु बम दागा जा सकता है। पुतिन के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम है। सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन
यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने युद्ध अपराधों की जवाबदेही पर सेनेट जुडिशरी कमेटी की बैठक के दौरान कहा कि अगर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो यूक्रेन में अपनी धमकी को सही साबित करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह नेटो पर एक बड़ा हमला होगा, क्योंकि विकिरण न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित करेगा। ऐसे में नेटो पर हमले का सीधा सा मतलब है एक साथ 30 देशों का बारूदी बदला। ऐसे में नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का चेतावनी वाला बयान और भी काबिले गौर हो जाता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नेटो प्रमुख ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नेटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। वहीं पुतिन के यार शी जिनपिंग भी बहुत ही खामोशी के साथ ड्रैगन के न्यूक्लियर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि चीन के रक्षा मंत्री ने अपने न्यूक्लियर की खूब तारीफ की है और नए परमाणु हथियारों के बारे में बताया है। खबर अमेरिका भी पहुंची है और वहां का मीडिया छाप रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री ने अपनी बढ़ती परमाणु ताकत को जायज ठहराया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर परमाणु बिल्डअप को अपने बचाव में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कुल मिलाकर अपने खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम पर पहली बार चीन इतना खुलकर बोल रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उनकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना ले। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स क्या कर सकती है, इस पर सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसके मिसाइल काम करेंगे। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। ऐसे में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा बहुत बड़े खतरे का सारन बनकर सामने आता है। दावा यह कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा, वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन के पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में ताइवान और जापान के साथ अमेरिका भी होगा। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। दुनिया में अगर ऐसे ही वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती रही, युद्ध का परमाणु चैप्टर खुलता रहा, तो 76 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सामने परमाणु युद्ध दस्तक दे सकता है।
के राष्ट्रपति पुतिन की परेशानियों का दौर जारी है। यूक्रेन जंग में भेजे जाने के खिलाफ लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चे पर जाने का खौफ युवाओं में इस कदर है कि वो खुद को जख्मी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जंग में जाने के लिए तैयार कतई नहीं है। और इसी बीच कल पुतिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस के नक्शे में मिलाने की घोषणा कर देंगे। लेकिन यूक्रेन में कराए पुतिन के जनमत संग्रह को नकली बताया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप इस जनमत संग्रह की खिल्ली उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या पुतिन की नई नवेली डेड आर्मी पुतिन को इस मुश्किल से निकाल पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। प्यार और वॉर में सब कुछ जायज होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल इसी रास्ते पर चल निकले हैं। प्लानिंग, एक्शन और बैटल ग्राउंड में हर कीमत पर जीत की भूख ने पुतिन की नैतिकता वाली नीति को दागदार कर दिया है। रूस में पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ किस कदर लुढ़क रहा है, ये रूस जॉर्जिया बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। आलम यह है कि अब जॉर्जिया के लोग अपने देश में रूस के नागरिकों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। On the background of the military mobilization in the Russian Federation, hundreds and thousands of Russian citizens cross Russia-Georgian border every day. Georgian side has no precise information who those individuals are and what their real intention is while arriving in Georgia. The Georgian government, which very openly cooperates with the Russian FSB, does nothing to respond to the threats, risks and challenges coming from Russia. But when the government enacts, we, the Georgian people, should demonstrate our position very clear. We believe that such kind of migration from Russia. ऐसा क्यों हुआ कि महानायक के समान रूस पर राज करने वाले पुतिन के खिलाफ लोगों की नजरें ऐसी तंग सी हो गई हैं कि अब पुतिन उन्हें हीरो नहीं विलन समान दिखने लगे? ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन में पलटीबाजी ने रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों के दिल में खौफ का भाव भर दिया? कीव से मॉस्को ऐसी कौन सी खबरें पहुंच रही हैं जिससे पुतिन की रातों की नींद उड़ी हुई है? क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन के विजित हिस्सों में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराकर पुतिन रूस में मिला रहे हैं और दूसरी ओर अपने ही देशवासियों का दिल जीतने में नाकाम हो रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। क्यों हो गया है रूस पुतिन से नाराज? लेकिन उससे पहले यूक्रेन की जमीन पर पुतिन की नई युद्ध नीति देख लीजिए। पुतिन का बेहद खतरनाक प्लान। अपनों को अपनों से लड़वाना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति। रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के नागरिकों को यूक्रेन के सैनिकों से लड़वाना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन के स्कूलों में रूस और पुतिन का प्रचार चल रहा है। असल में पुतिन प्लानिंग के पक्के हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि किसी की बलि चढ़ानी पड़े, वो भी उन्हें कीव पर फतह के लिए कबूल है। यूक्रेन के बालकों को पुतिन पाठ पढ़ाना तो बहुत मामूली सी बात है। पुतिन इससे भी आगे निकल गए हैं। युद्ध जब जिद में बदल जाता है तो पुतिन जैसे ही फैसले होते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की सेना अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तो उनको 5 लाख रूसियों की लाशों की परवाह नहीं। उनके पास 25 मिलियन लोगों का भंडार है, इसलिए उन्हें 5 लाख लाशों की परवाह नहीं है। जरा सोचिए पुतिन किस हद तक जाने के लिए तैयार है। पुतिन की ये मंशा रूस के लोगों में खौफ बढ़ा रही है। जीत की ऐसी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि अब रूस के युवक पुतिन के खिलाफ करीब करीब पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार विरोध के सुर को कुचल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मकसद साफ है, इंटरनेशनल संबंधों की खराबी का रूस की जनता पर असर नहीं पड़ा। जनता का मूड पुतिन के खिलाफ नहीं बने, लेकिन दुर्भाग्य से पुतिन के लिए विदेशों में भी और देश में भी विरोध की लहर चल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक यूक्रेन में पुतिन के कराए जनमत संग्रह को बिल्कुल बेजा बात बता रहे हैं। ऐलान हुआ है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों में पुतिन ने जनमत संग्रह कराया है
उन इलाकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर रूस के साथ इलाके के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएं, ताकि वो अब रूस का हिस्सा कहलाए। 4 क्षेत्रों के प्रमुख जहां 5 दिवसीय मतदान मंगलवार को संपन्न हुआ, क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में शुक्रवार के समारोह के दौरान रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने वोटों को दिखावा बताया है, लेकिन पूरा यूरोप इस जनमत संग्रह के खिलाफ खड़ा है। Russia has now announced the pre-baked results of its sham referenda. These results were concocted in Moscow, not collected in Ukraine. Let's be clear. The results are completely fabricated and do not reflect the will of the people of Ukraine. This is the will of Moscow, not the free will of Ukraine or its people. Because we've seen this movie before, we know what will come next. We expect Russia to use these sham referenda as a false pretext to attempt to annex Ukraine's territory. पुतिन के यूक्रेन वाले जनमत संग्रह की पूरी डिटेल आपको दिखाएं। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए, उनके देश में क्या हो रहा है। इससे समझने में मदद मिलेगी कि पुतिन की प्लानिंग ऐसी क्यों है, जिसे अब रूस के लोग भी नहीं पचा पा रहे हैं। देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सेना में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाएगा, यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया जाएगा। ये डर सता रहा है। Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. І на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. Зараз в Криму в місцях компактного проживання Кремли намагаються знайти і мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримсько-татарський народ. Це свідоме намагання... ये ज़ेलेंस्की के बाउंस बैक का ही नतीजा है कि पुतिन को युद्ध की रणनीति बदलनी पड़ रही है। पुतिन के इस ऐलान के बाद कि 3 लाख रिजर्व फोर्स को यूक्रेन फ्रंट पर भेजा जाएगा, पुतिन के लिए रूस के लोगों की सोच बदलने वाला फैसला साबित हो रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे 10 लाख लोगों की जरूरत है, और इतने लोग रूस में मौजूद हैं जो अपने देश के लिए यूक्रेन में लड़ना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस जनमत संग्रह को पुतिन यूक्रेन विजय का कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, उसे बहुत लोग कागज की तरह उड़ा रहे हैं। Nous le savons, l'agression déclenchée par la Russie en Ukraine est loin d'être terminée et son cortège de drames humains, de victimes civiles, de crimes de guerre, de destruction ne va hélas pas disparaître. Je le dis avec une certaine gravité, au moment où la Russie renouvelle sa rhétorique agressive, au moment où elle organise des simulacres de référendum qui signent son statut d'État paria, et au moment où des incidents inexpliqués ont lieu dans la mer Baltique, je le dis avec une certaine gravité, oui, nous aurons à maintenir notre engagement dans la durée. अमेरिका और यूरोप का कमिटमेंट ही पुतिन के गुस्से को भड़का रहा है। अमेरिका से ट्रक भर भर कर जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, उससे निकलने वाले गोले रूस के नागरिकों के दिमाग में पुतिन की इमेज खराब कर रहे हैं। 72 घंटे की युद्ध की सोच जंग में जाने के फैसले ने पुतिन को फंसा दिया है। ये सिर्फ पुतिन को यकीन है कि तारीख के दबाव में फैसले नहीं बदले जाते, लिहाजा जितनी मानव शक्ति लगे पुतिन लगा रहे हैं। लेकिन ये शक्ति कैसी है, जरा इन तस्वीरों में देखिए। उम्र कब के बरस के सफेद हो चुकी है, लेकिन पुतिन को इस रूस की रिजर्व फोर्स के सैनिक बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक दिख रहे हैं। इन लोगों को यूक्रेन मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों की आंधी के बीच ये ढलती उम्र के जवान ज़ेलेंस्की की सेना को कितना हिला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे जो बात साफ हो रही है वो ये है कि पुतिन के हौसले चाहे आसमान पर हों, रूस के सैनिकों की गिनती जमीन पर बेहद कम गई है। ऐसे में रूस के नागरिक पुतिन से पूछ रहे हैं कि युद्ध आखिर कब तक। तो एक तरफ तो पुतिन को लड़ने के लिए जवानों की कमी पड़ रही है, दूसरी ओर जीते गए यूक्रेन को रूस में मिलाने की प्रक्रिया चल रही है, वो भी उस जनमत संग्रह के दम पर जिस पर धांधली के तमाम आरोप लग रहे हैं।
यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाने वाले रूस के अधिकारियों का कहना है कि ज़पोरिज़िया में 93%, खेरसोन में 87%, लुहांस्क में 98% और डोनेस्क में 99% लोगों ने रूस के साथ रहना मंजूर किया है। यानी ये लोग अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें ज़ेलेंस्की की सत्ता नहीं, पुतिन की सत्ता चाहिए। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है या तस्वीर दूसरी भी है? क्योंकि पुतिन क्राइमिया भी इसी तरह जीते हैं और डॉनबास के पूरे इलाके में भी रूसी भाषा बोलने वालों की बहुतायत है। लिहाजा पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन को खंड खंड कर पुतिन आखिर क्या हासिल कर लेंगे जब अपने ही लोगों की जान जा रही है। यही वजह है कि जंग के बाद से पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ रूस में ऊपर नीचे हो रहा है। युद्ध की शुरुआत में पुतिन बड़े महारथी और महानायक सदृश दिखे, लेकिन अब आम लोगों को यूक्रेन जंग में भेजने के ऐलान के बाद पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। 2 दशकों के राज में पुतिन की रूस में लोकप्रियता इतनी कम कभी नहीं हुई। लेवाडा सेंटर पोलिंग एजेंसी के मुताबिक सितंबर के सर्वे में यह सामने आया कि 77% लोग चाहते हैं कि पुतिन राष्ट्रपति के रूप में अपना शासन जारी रखें। इससे पहले 83% लोगों की पसंद हुआ करते थे राष्ट्रपति पुतिन। यानी पुतिन की लोकप्रियता में 6 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये 2018 के बाद पुतिन की अप्रूवल रेटिंग में सबसे बड़ी गिरावट है। असल में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह से पलटवार किया, उसने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों की मार या बम या तोप के गोलों से यूक्रेन डरा नहीं। उसके सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया और यूक्रेन से रूस सैनिकों की लाशें पहुंचती रहीं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यूक्रेन में दिखा दिया कि रूस की 2 लाख की स्पेशल ऑपरेशन वाली सेना यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ सकती और यही वजह रही कि पुतिन ने सेना बढ़ाने के लिए ऐलान कर दिया। आलम यह हुआ कि देखते ही देखते युद्ध की शुरुआत में जो सूरत यूक्रेन में नजर आ रही थी कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, वो अब रूस में दिख रही है। मतलब पुतिन के जंगी विचारों से जनता इत्तेफाक नहीं रख रही, लिहाजा पुतिन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो गिरना ही था। इधर खबर आ रही है कि रूस की जर्मनी जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में एक और लीकेज का पता चला है। ये भी बाल्टिक सागर में ही है। इसके पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में एक रिसाव की जगह का पता चला था, जिसे लेकर रूस ने कहा कि साजिश हुई है और यूरोप ने भी कहा कि रूस ने साजिश की है। सच क्या है किसी को नहीं पता। इस बीच पश्चिमी मीडिया में पुतिन की डेड आर्मी यानी बुजुर्ग सेना जो यूक्रेन जा रही है, उसे लेकर मजाक बनाया जा रहा है। और यूक्रेन के साथ युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। खबर है कि रूस के एक बड़े हमले में पूर्वी यूक्रेन में स्कूल की एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। रूस के इस हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। यूक्रेन पर और तेज हुए हमले, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक, हमले में ध्वस्त स्कूल की इमारत। ज़ेलेंस्की को जिस बात का डर सता रहा था, वही बात अब सच साबित होती जा रही है। यूक्रेन पर जिन भयानक हमलों की भविष्यवाणी खुफिया एजेंसियों ने की थी, वो भी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। यूक्रेन में युद्ध जैसे जैसे खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन की सेना अपनी झल्लाहट मिटाने के लिए अब यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक रूप से पस्त कर देने पर आमादा है। अब यूक्रेन के उन ठिकानों को टारगेट किया जाने लगा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करते हैं। पूर्वी यूक्रेन से आई तस्वीरों को देखिए। स्कूल की ये इमारत रूस के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के रिफ्यूजी इस स्कूल का इस्तेमाल किसी शेल्टर की तरह कर रहे थे। खबर है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। Мира и правда. Я жил нормальной жизнью. Зачем мне этот русский мир?
Зачем он мне нужен? Я жил прекрасно. Я в достатке, все. Зачем оно мне надо? Я одетый, я обутый, все. जिस वक्त रूसी सेना की तरफ से स्कूल की इस इमारत पर हमला किया गया, उस वक्त स्कूल के बेसमेंट में 15 लोग मौजूद थे। यही वजह रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन बतौर गार्ड स्कूल की देखभाल करने वाली एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस के इस हमले का शिकार हुए लोगों का दावा है कि रूस अब यूक्रेन के लोगों से चुन चुनकर बदला ले रहा है और इसके लिए रूसी सैनिक किसी भी हद तक जाने को तैयार है।